सो वेलकम बैक टू ज्ञान मीमांसा। सो अभी ये जो है जून मंथली मैगजीन का सेकंड पार्ट है प्रीलिम्स वाला। ठीक है, तो प्रीलिम्स का अभी एक पार्ट और आएगा एंड उसके बाद मेंस के पार्ट आएंगे। मैगजीन जो अभी मैं पार्ट वाइज रिलीज कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी पार्ट वाइज रिलीज कर रहा हूँ, जो जो पार्ट वीडियो आ रहा है उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे, एंड उसके बाद कंबाइंड मैगजीन रिलीज कर देंगे हमारे उसी चैनल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अभी 73rd सेशन हुआ था, इसलिए न्यूज़ में थी। ठीक है, एवरी ईयर होते हैं सेशन होते हैं इसलिए। ठीक है, और यूनियन होम मिनिस्टर ने चेयर किया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मीटिंग का जो सेशन था उसका। ठीक है, तो मीट का फोकस क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ, कनेक्टिविटी, रीजनल इंटीग्रेशन, डेवलप्ड नॉर्थ ईस्ट बाई 2047। ओवरऑल जो इंडिया विजन 2047 है उसी के अंडर। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का के बारे में देख लेते हैं। क्या है, क्या इट इज़ ए स्टेट्यूटरी बॉडी। ठीक है, रीजनल प्लानिंग एंड एडवाइजरी बॉडी है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो डोनर है उसके अंडर काम करती है। यूनियन होम मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ डोनर इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के अंदर कौन कौन है? गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। फर्स्ट थिंग, 8 गवर्नर, 8 चीफ मिनिस्टर, देन 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ डोनर, जो हम देख चुके हैं। यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डोनर, governor of 8 states, northeastern states, and CM of 8 states, and 3 members more nominated by the president. आ सकता है prelims में. Then it mandates regional planning, infrastructure development, interstate coordination, and promotion balanced socio-economic growth in the northeast. ठीक है, again not very important, but means के लिए कुछ keywords है जो आप यूज कर सकते हो यहाँ से। अब कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। 7 सिस्टर्स पर सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है ये रिसेंटली वेस्ट बंगाल असेंबली ने स्टार्ट किया, इसलिए न्यूज में था। ठीक है, ये है क्या? ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर। वन नेशन वन एप्लीकेशन इसका मेन पर्पज है, और लेजिस्लेचर के लिए ई विधान जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज फॉर द लेजिस्लेचर। it provides a common digital platform for functioning of state legislature. तो मतलब one digital single digital platform के अंदर all the state legislatures can perform. ठीक है, this is the platform. more important क्यों है? पेपरलेस लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए क्या बिल्स है, क्वेश्चंस है, नोटिस है, सब अब डिजिटल हो जाएगा, उनकी प्रोसेसिंग भी डिजिटल हो जाएगी। लेजिस्लेचर कैन एक्सेस द लेजिस्लेटिव बिजनेस इन रियल टाइम थ्रू कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, मोबाइल डिवाइसेस। रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, डिजिटलाइजेशन को इम्प्रूव करता है। यहाँ तक ये ठीक है, ये सारा ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं है, सारी चीज़ें कि अगर डिजिटलाइज होता है अपना लेजिस्लेचर तो उसके क्या बेनिफिट है। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेड है, और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो एनआईसी देता है। एनआईसी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, राइट। इट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर मेनी अदर थिंग्स। जो भी ये वीडियो कन्वर्सेशन होती है, वीडियो सेशंस होते हैं, तो जो पीएम के भी सेशंस होते हैं, वो सारे एनआईसी कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इट इज़ कस्टमाइज्ड है, तो मतलब जो भी हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड है। मतलब हर स्टेट अपने हिसाब से अपने टाइप का चूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पासपोर्ट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला था कि इंडियन पासपोर्ट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि है नहीं है, बट इससे इसका मतलब ये नहीं अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास सिटीजन का प्रूफ माना जाए उसे। रीजन क्या है? क्योंकि सिटीजनशिप जो है इंडिया के अंदर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर डिटरमाइन होती है, जबकि पासपोर्ट इज गिवन अंडर पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। इसलिए सिटीजनशिप इंडिया में कैसे मिलती है? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। 5 टाइप्स हैं सिटीजनशिप का। आर्टिकल 5 to 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप दिया हुआ है, यू नीड टू रीड इट। पॉलिटी का पार्ट है, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा, पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट सर्व एज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, बस इतनी बात है, क्योंकि अभी बताया सिटीजनशिप जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर होती है।
देन सुप्रीम कोर्ट ने भी इजहार अहमद खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इवन 1962 में, मतलब से 50 साल पहले भी, एंड इवन इन रजिया बेगम 2008 केस में भी बोला था कि सिर्फ अगर आपके पास पासपोर्ट है इसका मतलब आपको सिटीजन होने का प्रूफ नहीं है वो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बहुत बार बोला है कि सिटीजनशिप जो है सिटीजनशिप एक्ट के अंडर डिटरमाइंड होनी चाहिए। अदर कॉमनली यूज जो भी है हमारे डॉक्यूमेंट्स है, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट में सपोर्ट अ सिटीजनशिप, ठीक है, क्लेम, बट बर्थ बाय बर्थ, जो सिटीजनशिप बाय बर्थ है उसको बर्थ सर्टिफिकेट सपोर्ट करता है, बट स्टिल नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, तो क्या है, जो भी सिटीजनशिप एक्ट के अंडर एप्लीकेबल प्रोविजन है उसके अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है वो डिटरमाइन करती है सिटीजनशिप। ठीक है, बस इतना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, समटाइम्स दे में आस्क अबाउट वन सेंटेंस, आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो नॉट। देन नेक्स्ट इज इंडिया बिकम्स टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन अकॉर्डिंग टू अंकटाड। ठीक है, इंडिया ने जो शिप रिसाइकलिंग है बहुत अच्छी खासी इंक्रीज की है इन लास्ट ईयर बाई 5.3%। ठीक है, हमें अमाउंट से ज़्यादा मतलब नहीं है, अचीवमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया का जो मैरीटाइम विजन 2030 है और जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, वो हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे। अलांग गुजरात इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग यार्ड। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट फॉर पीटी। इंडिया इज पार्टी टू हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स 2009। ठीक है, इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट है। रिमेंबर, कि पूछा जा सकता है कि कौन सा कन्वेंशन है जो सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स को प्रमोट करता है, और इंडिया ने इसको 2025 में ज्वाइन किया था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल है दैट। ठीक है, देन एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये जो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल्ड है उसके लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात हो रही है। ठीक है, अभी यूनियन का कैबिनेट ने 10,000 करोड़ का एटीएफ फंड, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, वो रिलीज किया है, अप्रूव किया है। क्यों? मेन पर्पज क्या, वॉलेटिलिटी ऑफ ग्लोबल एटीएफ प्राइसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए। करंट स्टेटस में वॉर वगैरह के चक्कर में एटीएफ प्राइस अब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और तो प्राइसेस इतने फ्लक्चुएट करते हैं तो एयरलाइंस के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है आरसीएस, उसके अंडर जो टिकट प्राइसेस है वो लो रखना है, और अगर उनका फ्यूल प्राइस ज़्यादा रहेगा तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो एमओयू साइन हुआ बिटवीन पार्टिसिपेटिंग जो एयरलाइंस है एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ठीक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर फंक्शन करती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस अप टू 10,000 करोड़ देगी ओएमसीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को। और एयरलाइंस, जो भी एयरलाइंस पार्टिसिपेट करेंगी वो सिर्फ इन्हीं ओएमसी से अगर खरीदेंगी तो उन धीरे धीरे क्या है कि गवर्नमेंट को पैसा दे देंगी, और जो गवर्नमेंट का 10,000 करोड़ है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली क्या है कि जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसके अंदर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं, उनकी कनेक्टिविटी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर प्राइजेस हाई होंगे तो लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेन रीजन है वेस्ट एशिया क्राइसिस। ठीक है, और एक प्रीलिम्स फैक्ट है कि एटीएफ जो है 40% ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी बहुत बड़ा जो कॉस्ट है एयरलाइन का, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो एटीएफ के थ्रू आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कनाडा इंडिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट फोरम। इंडिया और कनाडा ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है, ज़्यादा उससे मतलब नहीं है क्या, ये चीज़ देखनी है हमें। ये है क्या, एक इन्वेस्टमेंट फोरम है, तो जो फोरम है हाई लेवल बायलेटरल इंस्टीट्यूशन है। अब आपको पता है इन्वेस्टमेंट फोरम है तो इसका पर्पज क्या है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेट एंगेजमेंट को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक कॉपरेशन को इम्प्रूव करना, रेजिलिएंट सप्लाई चेन डेवलप करना। प्रायोरिटी सेक्टर क्या क्या है इसमें, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, एग्री फूड, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। ये जो है, जो हमारा इंडिया कनाडा सीपा जो चल रहा है उसको एक्सीलरेट कर सकता है, क्योंकि देयर इज अ फोरम टू टॉक। सीपा होता क्या, सीपा ब्रॉडर होता है एफटीए से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मोस्टली गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड होती है, बट सीपा में गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बहुत सारी चीजें कवर्ड होती हैं। राइट, तो इंडिया एंड कनाडा जो है सीपा पे नेगोशिएट कर रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस फॉर्म इट कैन इम्प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी इंडिया और यूके ने मिलकर लॉन्च किया इसको। ठीक है,
जॉइंटली ऑपरेटेड बाई कौन कौन जॉइंटली ऑपरेट कर रहा है इसको? टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन माइनिंग फंड फाउंडेशन, ठीक है, टेक्समिन, आईआईटी जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद है वो, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये सब मिलके इसको लॉन्च करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इंडिया यूके की कॉपरेशन इंप्रूव होगी, डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग है, इसलिए जो है स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग और मॉनिटरिंग है ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स क्यों चाहिए हमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी इंप्रूव हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स इंप्रूव हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इट रिफ्लेक्ट्स इंपॉर्टेंस क्या है क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी की, इसका पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। क्रिटिकल मिनरल पे दो चीजें थी, एक तो यूके के साथ हो गया, अब दूसरा है क्वाड। क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट मीटिंग थी, उसमें इन्होंने इसको इन फ्रेमवर्क को साइन किया, फ्रेमवर्क को बनाया है अभी, ठीक है। पर्पस क्या है? रिजिलियंट, डाइवर्सिफाइड एंड सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई, ठीक है। ये काम है, क्रिटिकल मिनरल हम देख चुके हैं, सेमीकंडक्टर व्हीकल्स में जरूरी है। इनिशिएटिव जो है ऑलमोस्ट $20 बिलियन, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विल बी मोबिलाइज पब्लिक, प्राइवेट एंड कंसेशनल फाइनेंसिंग के थ्रू, ठीक है। मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, सब कुछ मिलके करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कस्टम प्रोसीजर, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज करने के लिए है, और सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस को इनकरेज करेगी, क्योंकि जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स है और क्रिटिकल मिनरल्स है, ये इनको रिसाइकलिंग पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। क्वाड जो है वो इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, ठीक है। ये ना तो कोई मिलिट्री अलायंस है, ना कोई ट्रीटी है, इसके पीछे कोई ट्रीटी नहीं है, बस 4 कंट्रीज आपस में मिलते हैं, इसलिए इसको एक क्वाड बोल दिया है, ठीक है। इसके पीछे कोई ट्रीटी या कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, सिंपल इट इज अ मल्टीलेटरल मीटिंग दैट हैपेंस एवरी ईयर। देन अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स आपको पता होगा, इट इज रिगार्डिंग द अकॉर्ड बिटवीन इजराइल एंड मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट ने काफी सारे जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है जिन्होंने अब तक अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया, उनको बोला है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब उनसे एक तरह अपील की है। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? यूएस ने 2020 में एग्रीमेंट करवाए थे, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट। मेन पर्पज क्या है? इसराइल और अरब मेजोरिटी कंट्रीज के बीच में टू ब्रिंग हार्मनी, टू ब्रिंग पीस, रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब्राहम जो है कौन थे? ये जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम सब में ये इज अ पैट्रियार्क, मतलब कि ही इज मतलब रिस्पेक्टेड विद इन देयर रिलीजन, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ने 2020 में इसको ब्रोकर किया था। सिग्नेटरीज अभी यूएई हैं, बहरीन, मोरक्को है, बाद में सूडान, कोसोवो, सोमालीलैंड और कजाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो मेनली क्या है कि ये जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की एंड जॉर्डन, इन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, राइट। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी है। यूएस का मेन मोटिव ये भी है कि ईरान का जो रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना थ्रू दिस अकॉर्ड, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है वो आपस में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, मतलब फॉर एग्जांपल विद इसराइल, एम्बेसीज वगैरह है, डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट है, इनको स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। मोस्टली डिफरेंस इंटरऑपरेबिलिटी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह है, इन सब चीज़ों के लिए है, ठीक है। प्रिलिम फैक्ट क्या है? अब्राहम अकॉर्ड 2020 में साइन हुए थे, फर्स्ट मेजर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन इसराइल एंड सेवरल अरब कंट्रीज, वाइल पैलेस्टीनियन इशू रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, ठीक है। तो अब्राहम अकॉर्ड ने क्या किया कि जो पैलेस्टीनियन इशू है उसको सेपरेट कर दिया फ्रॉम द अदर रीजनल इश्यूज, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इंडिया फ्रांस एटीएल ब्रिज। अटल टिंकरिंग लैब है, उसके ऊपर इंडिया फ्रांस ने कुछ ब्रिज लॉन्च किया। ब्रिज का मतलब इज टू कनेक्ट थिंग्स, राइट, नॉट लाइक ऑफिशियल ब्रिज या इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ब्रिज, ठीक है। तो भारत इनोवेट 2026 समिट में इंडिया फ्रांस ये ऑफिशियल अनाउंस हुआ था। ये कहाँ था? नाइस। नाइस इज अ प्लेस इन फ्रांस, ठीक है। हाई लेवल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉरिडोर कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट, स्कूल्स, एजुकेटर, स्टार्टअप्स एंड इनोवेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया एंड फ्रांस को, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ है जॉइंटली। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग और ला फाउंडेशन द सॉल्व सिस्टम इज ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम देख लो, बाई चांस पूछ ले, क्योंकि पिछला पेपर थोड़ा सा ऐसा था, उसमें पूछा गया था इस टाइप की चीजें। तो किस किस के बीच एमओयू साइन हुआ, कौन कौन स्टैब्लिश कर रहा है मिलके, ठीक है। पर्पज है इंडिया अटल टिंकरिंग लैब्स को इंटरनेशनलाइज करना, ठीक है। अब ये क्या है? मोस्टली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग,
माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एक्सेट्रा। ध्यान रखना भी अभी जो भी एमओयूज वगैरह डिफरेंट कंट्रीज के साथ साइन होंगे उसमें इमर्जिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का जिक्र जरूर होगा, उसके बिना फ्यूचर नहीं है, राइट। देन इसका जो बेसिक फिलोसफी है उसके पीछे वसुधैव कुटुंबकम है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या बेजर टेक्नोलॉजीज है, 13 टेक्नोलॉजीज हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या है, राइट। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो यू कैन सी कि जो भी इमर्जिंग एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उसका जिक्र हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एटीएल क्या है, अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है, अटल इनोवेशन मिशन के अंदर नीति आयोग ने स्टैब्लिश किया है। पर्पज क्या है, इनोवेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट, डिजाइन थिंकिंग एंड इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। देन है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, रेलोस। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, लेमोवा वगैरह, जैसे लेमोवा यूएस के साथ हमने साइन किया हुआ है, ठीक है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये है अपना रेलोस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट, सॉरी। तो ये जनवरी 2026 में हो गया था, फरवरी 2025 में साइन हुआ था, जनवरी 2026 से ऑपरेशनलाइज है, ठीक है। ये नॉन ऑफेंसिव लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है दैट इनेबल्स रेसिप्रोकल एक्सेस टू ईच अदर्स मिलिट्री बेस, पोर्ट्स एंड एयरफील्ड्स फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट ओनली, ठीक है। मतलब किसी वॉर में यूज नहीं कर सकते, बट लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस है, पोर्ट्स है, एयरफील्ड्स को यूज कर सकते हैं इंडिया एंड रशिया। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग है, पोर्ट विजिट है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह उसके लिए है, वॉर के लिए नहीं है। रिफ्यूलिंग है, फूड एकोमोडेशन वगैरह सारी चीजें कवर होंगी, मेडिकल सपोर्ट, स्टोरेज, रिपेयर्स एक्सेट्रा, ठीक है। पहले जो था केस बाय केस अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी, अब स्टैंडर्डाइज हो गया है, ठीक है। परमानेंट मिलिट्री बेसिस को नहीं करता है, अप टू 3000 पर्सनल फॉर टेम्पररी डिप्लॉयमेंट एक बार में 5 ईयर्स में ये कर सकते हैं डिप्लॉय, ठीक है। देन नेक्स्ट है ईयू का रिटर्न रेगुलेशन, क्या है, यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिटर्न रेगुलेशन को अभी अप्रूव कर दिया है। किस चीज के लिए है, जो इरेगुलर माइग्रेंट्स है, मतलब कि जो वहां पे या तो ओवर स्टे कर रहे हैं या जो इलीगली गए हैं, ठीक है, उनके लिए रिटर्न हब्स बनाएंगे। अब रिटर्न हब्स क्या है, जो ईयू मेंबर्स नहीं है, जो थर्ड कंट्री है कोई आउटसाइड ईयू मेंबरशिप, उसके अंडर रिटर्न हब्स बनाएंगे जहां पे इन लोगों को डिटेन करेंगे अगर वो रजिस्ट करते हैं उनके डेपोटेशन को, ठीक है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है या जो ओवर स्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लीगली बाइंडिंग है सारे यू के लिए, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है कि अगर कोई डिटेन करता है, डिपोटेशन कर सकते हैं, अगर डिपोटेशन या डिटेन को कोई रजिस्ट करता है तो रिटर्न हब्स बनाए हैं इन द थर्ड कंट्री। तो थर्ड कंट्री के साथ जो रिटर्न हब्स बनाए हैं वो ऑब्वियसली जो है वो ईयू स्पेसिफिकली इंडिविजुअल कंट्री के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करेगा, फॉर ऐसे नहीं है ना कोई भी कंट्री अलाउ कर देगा, तो देयर शुड बी एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो जितने भी ये होंगे डिपोर्टेशन होंगे या है ना, ये सारे ह्यूमन राइट्स को कंसीडर करके करेंगे और नॉन रिफॉलमेंट ऑब्लिगेशंस को कंसीडर करेंगे। नॉन रिफॉलमेंट क्या होता है, नॉन रिफॉलमेंट क्या है, स्टेट को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम रिटर्निंग अ पर्सन टू अ कंट्री वेयर दे फेस परसिक्यूशन, टॉर्चर और सीरियस थ्रेट्स टू देयर लाइफ एंड फ्रीडम, ठीक है। ये वन ऑफ द इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ है, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉलमेंट। अगर कोई स्टेट में कोई इलीगल इमिग्रेंट है तो उसको वापस उस कंट्री में नहीं भेज सकते जहां पे दे में फेस परसिक्यूशन, टॉर्चर और सीरियस थ्रेट्स ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम, ठीक है। तो इसलिए असाइलम सीकर्स वगैरह को ये रखेंगे, बट रिजेक्टेड असाइलम सीकर है उनको नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि डिटेंशन पीरियड है 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स इन थर्ड कंट्री रख सकते हैं, और केस ज़्यादा सीरियस है डिफरेंट बेसिस, केस टू केस बेसिस लॉन्गर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलेशन कॉम्प्लीमेंट्स द ईयू पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड असाइलम, ईयू का जो माइग्रेशन एंड असाइलम लॉ था 2024 उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। इंडिया के लिए क्या है, इंडियन नेशनल्स विदाउट वैलिड रेजिडेंस स्टेटस इन ईयू कंट्रीज में फेस फास्टर डिपोर्टेशन, स्ट्रिक्टर री एंट्री रिस्ट्रिक्शन एंड एनहांस्ड रैंडमाइज्ड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईयू। तो इंडिया और ईयू के बीच में जो रिडमिशन कॉपरेशन है उसको ये इम्प्रूव करेगा, और इंडियन अगर नेशनल्स है जो वहाँ रह रहे हैं विदाउट अ वैलिड स्टेटस तो उनका डिपोर्टेशन अब फास्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अभी 2026 में जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है, ठीक है। तो
ये इस्टेब्लिश किया इन्होंने, पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये 2021 में इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, तो मेनली इनका क्या है, कोलैबोरेशन इंडस्ट्री 4.0 के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके लिए है। नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेजर वो रहेगा, बट एट द सेम टाइम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर प्रायोरिटी एरिया है काफ़ी। ठीक है, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस वगैरह के लिए एक दो पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बट पढ़ लेना। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग, रिसोर्स एफिशिएंसी, इंडस्ट्रियल रिसाइकलिंग, मतलब कि काफ़ी हद तक आप देखोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ब्रिक्स 2026 है, इंडिया की प्रेसिडेंसी है, इसकी थीम क्या है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कॉपरेशन एंड रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ग्रीन ग्रीन फाइनेंसेस, रेजिलियंट पब्लिक सप्लाई चेन्स। ठीक है, ब्रिक्स जो 2006 में 4 कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ने मिलकर फॉर्म किया था। 2010 में साउथ अफ्रीका इंक्लूड हुआ था, उसके बाद काफ़ी बार एक्सपेंड हो चुका है। करेंटली 11 कंट्रीज आर देयर। ब्रिक्स के ओरिजिनल 4 मेंबर, साउथ अफ्रीका, देन इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड रिसेंट इंडोनेशिया। ठीक है, और इसके अलावा 10 ऑफिशियल पार्टनर कंट्रीज हैं, मेनली ग्लोबल साउथ के इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन और इन चीज़ों के लिए, ग्लोबल साउथ की वॉइस के लिए, ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट के लिए, दिस इज एन एजेंसी। नेक्स्ट इज ई जागृति प्लेटफॉर्म। ठीक है, किसका है ये, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। पिछले साल लॉन्च हुआ था, इस बार इनको अवार्ड मिला है, तो न्यूज़ में है क्या चीज़ ये, डिजिटल कंज्यूमर रिड्रेसल डिस्प्यूट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या है कि कंज्यूमर कमीशन को रिप्लेस नहीं करता, बस डिजिटली आप अपनी कंप्लेन है उनको रजिस्टर कर सकते हैं। किसने डेवलप किया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, चैटबॉट्स एक्सेट्रा यूज करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स है। इवन जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है वो भी अपनी कंप्लेंट्स ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और उनको परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स है, इसको ये प्रमोट करता है, वीडियो हियरिंग्स है, ये सारी चीजें प्रमोट करता है। ठीक है, देन मैमफ्लेशन। मैमफ्लेशन क्यों, क्या है ये, सेमीकंडक्टर है उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मेमोरी चिप प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको मैमफ्लेशन बोल रहे हैं, फ्रॉम मेमोरी चिप। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि मैमफ्लेशन जो है, क्योंकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आ रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए जो सेमीकंडक्टर वगैरह है, सेमीकंडक्टर मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन आ रहा है। ठीक है, गार्टर इज द पर्सन हु कॉइन्ड दिस टर्म। ठीक है, और इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज कंपोनेंट्स, ये इसका वो है। एआई बीम की वजह से जो है ज़्यादा डिमांड हो रही है, जीपीयूज की, जनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स की, हाई बैंडविड्थ मेमोरीज की, इसलिए ये बहुत महंगा हो रहा है, लैपटॉप्स वगैरह महंगे हो रहे हैं इसके लिए। ठीक है, और इसका एक इशू क्या हो रहा है, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि प्रीएम्प्टिव बल्क बाइंग, स्टॉक पाइलिंग। ठीक है, जो होर्डिंग हो रही है चिप्स की, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी फ्यूचर में, तो इसकी वजह से आज इसके प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं ड्यू टू हायर डिमांड, एक्सेप्शनली हाई डिमांड। लैपटॉप, सर्वर, एंटरप्राइज हार्डवेयर वगैरह है, इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ऑल्सो डिस्टर्ब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, क्योंकि ऑलरेडी बल्क परचेजिंग हो रही है इन चीज़ों की। ठीक है, तो ये जो होते हैं अभी सिर्फ मेमोरी चिप्स के लिए ज़्यादा हो रहा है, तो मेमोरी चिप्स है, डी रैम है, फ्लैश ड्राइव्स है, डेटा वगैरह स्टोर करते हैं, तो अभी सिर्फ यहाँ पे है जो लॉजिक चिप्स है, जो सीपीयू जीपीयू, उसमें उतना फर्क नहीं है, मेमोरी चिप्स में अभी ज़्यादा फर्क है। ठीक है, बट एट अ फ्यूचर स्टेज देयर में बी। देन ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स, इंडिया ने रिफॉर्म्स किए कि अब इंडिया भी है, जो इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जी6 है, वो इंडेक्स पे वो होंगी, लॉन्च होंगी। ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स, ये इंडेक्स है। ठीक है, जैसे सेंसेक्स है, इट इज अ शेयर इंडेक्स है, निफ्टी है, इट इज अ शेयर इंडेक्स, उसी तरह ये भी एक शेयर इंडेक्स है। ये क्या है, इट ट्रैक्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड सॉवरेन रेटिंग को फिक्स करता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड को, ताकि ये मतलब कि इंडिया की रेटिंग्स इंप्रूव हो सकती, कॉर्पोरेट रेटिंग भी इंप्रूव हो सकती। मोस्टली जो कंट्रीज के पेंशन फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड्स है, ये इसको यूज करती है फॉर इम्प्रूविंग देयर क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो इंडिया का इंक्लूजन है फुल्ली एक्सेसिबल रूट के थ्रू है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, इससे एफपीआई वगैरह है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, पहले इंडिया का
को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, अभी रिसेंट में इन्होंने इंक्लूड किया है। पहले जो कंसर्न थे रजिस्ट्रेशन के, सेटलमेंट, ऑटोमेशन, टैक्सेशन के जो इश्यूज थे, वो इन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया है। इंडिया ऑलरेडी जो जेपी मॉर्गन है, ब्लूमबर्ग का जो दूसरा इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स है, और वेरियस अदर इंडेक्स में रजिस्टर्ड है इंडिया इंक्लूडेड, ठीक है। तो बॉन्ड मार्केट को इम्प्रूव करेगा, लिक्विडिटी इम्प्रूव करेगा, बोरोइंग कॉस्ट जो है गवर्नमेंट के लिए वो इम्प्रूव मतलब रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू देयर इंडेक्सिंग ऑन द ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स। नेक्स्ट है मेजर टू डीपन द जीसेक मार्केट एंड फैसिलिटेट ग्रेटर एफपीआई, ठीक है। कुछ मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए, डीप करने के लिए, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगा ऑब्वियसली, क्या क्या कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज क्या है, क्या क्या किया उसके अंदर। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स है, ये सारे हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर, जो पहले रिस्ट्रिक्टेड थे, सॉरी, ठीक है। सो अब एनआरआई और ओसीआई रिस्ट्रिक्शंस पहले वही कर सकते थे, अब रेजिडेंट आउटसाइड पीआरओज भी कर सकते हैं, पर्सन ऑफ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया भी, ठीक है। सिंगल कंपनी के इन्वेस्टमेंट की कुछ लिमिट्स रहेगी, 10 to 25% बढ़ा दिए, पहले 10% था, 25% कर दिया इसको, ठीक है। आरबीआई जो है एफ ए आर है, फुल्ली एक्सेसिबल रूट के थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट परमिट कर रही है, ठीक है। एफपीआई को भी जनरल रूट के थ्रू परमिट किया है। तो इसमें एक चीज जो है इम्पोर्टेंट है कि जो एफपीआई जो है, sorry, the fully accessible route allows eligible non-residents to invest in specified government securities without any investment ceiling, अभी आरबीआई ने नोटिफाई किया है इसको, ठीक है। और एफपीआई जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, जो उनको गेन होता है, वो दैट इज टैक्स फ्री, ठीक है। देन ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट दे रहा है, ठीक है। इसका पर्पज क्या है, ट्रांसपेरेंट सी को इम्प्रूव करना सर्टिफिकेशन में, ठीक है। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसने डेवलप किया है, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम, ये पहले लॉन्च हो चुकी थी स्कीम, इस स्कीम के अंडर सर्टिफिकेशन पोर्टल है जो लॉन्च हुआ है, और इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। पोर्टल क्या करता है, इनेबल करता है सर्टिफिकेशन, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। जो हाइड्रोजन marketed as green hydrogen meets the specific requirement of greenhouse gas emission standards, ठीक है। तो पहले जो है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम है, ये एमएनआरई ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2025 में लॉन्च किया था, ठीक है। अंडर दिस स्कीम हाइड्रोजन क्वालिफाइज एज ग्रीन हाइड्रोजन ओनली, कब क्वालिफाई होगा, अगर वो नॉन बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसकी वो एक्सीड नहीं करती 2 kg ऑफ CO2 इक्विवेलेंट ऑफ पर केजी हाइड्रोजन, मतलब जो उसका ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट है, ठीक है। क्योंकि अब हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन के बाद हाइड्रोजन गैस जो यूज होगा उसमें CO2 तो नहीं रिलीज होगी, तो जो उसका, जैसे 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से जितनी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है वो 2 किलोग्राम CO2 इक्विवेलेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी उसको ग्रीन हाइड्रोजन मानेंगे उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो 1 kg ऑफ हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होगी वो 2 किलोग्राम ऑफ CO2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इक्विवेलेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी जो वो है हाइड्रोजन है वो ग्रीन हाइड्रोजन माना जाएगा, ठीक है। तो रीड दिस, ऐसा टेक्निकल पूछ लेते हैं, ठीक है। देन FCNR बैंक डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट बी, तो आरबीआई ने अभी स्पेशल डिस्पेंसेशन लॉ किया है, किसके लिए, 3 to 5 ईयर्स के लिए फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट अलाउ किया है अभी, ठीक है। क्यों, इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का इन्फ्लो इंप्रूव होगा। FCNR होता क्या है, फिक्स टर्म फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, जो एफडीज होती है हमारी इंडियन करेंसी में, वो फॉरेन करेंसी के अंदर जो डिपॉजिट होती है तो उसको FCNR बोलते हैं। एनआरआईज, ओसीआईज, एलिजिबल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अलाउ किया है इस चीज में, था भी पहले भी, अब इसको 3 to 5 ईयर्स लॉन्ग पीरियड के लिए भी अलाउ कर दिया। इन्वेस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में ही रहेगा, तो डॉलर है तो डॉलर में ही रहेगा, जो भी जिस करेंसी में उन्होंने बनाया उसी में रहेगा, तो एक्सचेंज वॉलेटिलिटी को नहीं वो करेंगे।
किन किन करेंसीज में अभी है, काफी सारी करेंसीज है, बट ज्यादा जो इंडिया में हो रहा है, जो यू, यूरो है, सॉरी, यूनाइटेड डॉलर है, यूरो है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, जापानीज येन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, बाकी भी कुछ करेंसीज है जिनके अंदर ये परमिटेड है। ठीक है। जो है इस स्कीम के अंदर क्या, ब्लैंक जो भी फॉरेन करेंसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ प्लेस करेगा, उनके पास रखेगा फॉर 3 to 5 years फॉरवर्ड बाई बैक एग्रीमेंट। जब जरूरत पड़ेगी तो दे विल बाई बैक। इसमें जो फॉरवर्ड प्रीमियम जो भी है वो आरबीआई पे करेगा, ताकि बैंक्स को जो है लॉन्ग टर्म करेंसी, लॉन्ग टर्म एफसीएनआर जो है लोअर कॉस्ट पे पड़े। मतलब एफसीएनआर पे इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली बैंक देंगे। ठीक है। तो कुछ फॉरवर्ड प्रीमियम जो रहेगा, मतलब क्योंकि बाईबैक के एग्रीमेंट के अंडर है, तो आरबीआई उनको खरीद लेगा, दीज बॉन्ड्स, जो भी, सॉरी, दिस एफसीएनआरस को। ठीक है। और उसमें जो भी फ्लक्चुएशन रहेगा वो आरबीआई बेयर करेगा, ताकि जो बैंक्स हैं उनको थोड़ा कम कॉस्ट पे पैसा मिल जाए, जो एफसीएनआर है, डिपॉजिट्स मिल जाए। ठीक है। और जो भी इंटरेस्ट अर्नड है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स है, जब तक जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो एनआरआई रहे। मान लीजिए किसी ने 5 साल का बॉन्ड एफसीएनआर किया, 3 साल बाद वो रेजिडेंट इंडियन हो गया, तो उसके बाद उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, मिशन स्नेह जोरी। स्नेह जोरी मिशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डॉनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो हमने ऊपर बात की थी उसकी। इसका मेन पर्पज क्या है, असम का मुगा सिल्क है उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ असम, सेंट्रल सिल्क बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इन तीनों सेंट्रल मिलके ये किया है, और अदर एजेंसीज हैं। अमाउंट से हमें मतलब नहीं है, मेन पर्पज क्या है, मॉडर्न मुगा रीलिंग यूनिट्स, मुगा स्पन मिल, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इसको क्रिएट करेंगे थ्रू दिस मच फंड। ठीक है। क्या टारगेट क्या है, 5,000 हेक्टेयर ऑफ सोम एंड सोल हॉस्ट प्लांट्स। ये जो सोम एंड सोलू है, ये दो प्लांट्स है जिनके ऊपर जो सिल्क वॉर्म है वो रहता है, और वो मुगा सिल्क कहलाता है, जो इन प्लांट्स के ऊपर जो सिल्क वॉर्म होते हैं उससे बनता है। ठीक है। मेन पर्पज क्या, जीआई बेस्ड, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन होगा, तो मोस्टली जो ट्रेडेड मोगा सिल्क है वो जीआई बेस्ड हो जाएगा, तो इट विल इम्प्रूव द फार्मर्स इनकम एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। अब मुगा सिल्क टूरिज्म है, मुगा सिल्क ट्रेल है, सिल्क टूरिज्म है, इन सब चीज़ों को प्रमोट करेंगे। एनुअल मुगा फेस्टिवल होता है, उसको भी प्रमोट करेंगे। असम जो है दुनिया का 90% वर्ल्ड जो मुगा सिल्क है वो प्रोड्यूस करता है, और मुगा सिल्क जो है ओनली नेचुरली गोल्डन सिल्क है। बाकी जो भी गोल्डन सिल्क होते हैं उनको कलर किया जाता है, बट ये नेचुरली गोल्डन होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं सिल्क बोर्ड क्या है। सिल्क बोर्ड जो है, सिल्क सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट 1948 के अंडर बना है, मतलब इट इज ए स्टेचुटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है। ठीक है। इंडिया इज ओनली कंट्री टू प्रोड्यूस ऑल 4 टाइप ऑफ कमर्शियल वैरायटी ऑफ सिल्क। कौन कौन सी होती है, मलबरी, टसर, ईरी और मूगा। और मूगा जो है 90% जो है असम में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। एंड द ओनली गोल्डन सिल्क। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स किसान मित्र। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, उन्होंने हाईलाइट किया है ऑयल सीड एंड किसान मित्र को। ठीक है। ये व्हाट्सएप बेस्ड एआई एडवाइजरी है। मोस्टली पर्पज क्या है, एडवाइस करना टू द फार्मर्स रिगार्डिंग द ऑयल सीड्स। ठीक है। आईसीएआर ने डेवलप किया है। ठीक है। आईसीआर विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद ने मिलकर डेवलप किया है। मल्टीलिंगुअल है, फार्मर्स की क्वेरीज को वो करेंगे। ये लोकेशन स्पेसिफिक है, एडवाइजरी देता है, क्रॉप वैरायटी कौन सी अच्छी रहेगी, कब मतलब शो करना है, कैसे कैसे इरिगेट करना है, क्या फर्टिलाइजर है, पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट है। तो स्पेसिफिक ये है जो ऑयल सीड्स के मैनेजमेंट के लिए है, ऑयल सीड की प्रोडक्शन के लिए फॉर द फार्मर्स। ठीक है। वेरियस इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है। नेक्स्ट इज पद्मा बराज। पद्मा बराज कहाँ है, बांग्लादेश में है। बांग्लादेश ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया, पद्मा रिवर के ऊपर है, राजबरी डिस्ट्रिक्ट में है ये चीज। ठीक है क्या, ये 2.1 किलोमीटर लॉन्ग बराज है। इससे हमें जहाँ मतलब नहीं है, 113 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेशन होगा। ड्राई सीजन में रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि फरक्का बराज की वजह से वहां पे कम हो गया है। ठीक है। 37% ऑफ बांग्लादेश ड्राई लैंड एरिया को ये वो करेगा। इससे हमें मतलब नहीं है ज्यादा। पद्मा रिवर क्या है, पद्मा रिवर जो है गंगा रिवर को बांग्लादेश में कहते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, गंगा की। डिस्ट्रीब्यूटरी समझते हैं, मतलब ये रिवर आ रही है उसके बाद जो टूट रही है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। तो गंगा की मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है पद्मा। ठीक है। और ये जो बाद में है जमुना को ज्वाइन करती है, जमुना इस ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, एंड मेघना।
तो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर सिस्टम जो है उसका एक पार्ट है पद्मा रिवर, और एंड में सब मिलके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है। फरक्का बराज जो है गंगा फरक्का के ऊपर है, ये ब्रिज लोकेटेड इन फरक्का, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और ये भागीरथी हुगली सिस्टम के लिए को इम्प्रूव करने के लिए है, 1975 में हुआ था। ठीक है। अभी प्रीलिम्स फैक्ट देख लेते हैं। पद्मा बांग्लादेश स्ट्रेच ऑफ गंगा रिवर है, वाइल फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल में है, जो कि भागीरथी भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम के ऊपर है, और ये इम्प्रूव करता है कोलकाता पोर्ट की नेविगेबिलिटी को, क्योंकि जो ईस्टर्न साइड जो पोर्ट्स हैं वो नेचुरल हार्बर नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, इसलिए उनको टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। देन इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन ट्रेन, तो रिसेंटली इसको वो भी कर दिया गया है, जुलाई में इनोग्रेट भी कर दिया गया है जींद से सोनीपत के लिए। ठीक है। रिसेंटली पीएम ने इनोग्रेट कर दिया। तो इसका जो डिज़ाइन है वो रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज़ करती है तो ओनली वाटर वेपर एंड हीट प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन मिलके H2O एंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसलिए ये कम ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट करती है। ठीक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड अभी के लिए 75 किलोमीटर पर आवर रहेगी। डीजल लोकोमोटिव्स को रिप्लेस करने में हेल्पफुल होगी ये। ठीक है। इसके अंदर सॉरी हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स है, फ्लेम सेंसर्स है, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम है, मल्टीपल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल एंड देयर कैन बी सम इश्यूज, तो इसलिए बहुत सेफ्टी रखी गई है। और मेंटेनेंस शकुर बस्ती वर्कशॉप में होती है, उससे ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, एंड सिर्फ वाटर वेपर एंड एनर्जी रिलीज करती है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हीकल टू एवरीथिंग कम्युनिकेशन, V2X। ये क्या है, टेलीकॉम ट्राई का एक वो है इनिशिएटिव है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेगा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन इंगेज बिटवीन व्हीकल्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पेडिस्ट्रियन नेटवर्क्स एंड अदर व्हीकल्स टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक एफिकेसी। तो मतलब कि रियल टाइम कम्युनिकेशन इनेबल करेगा बिटवीन वेरियस जो रोड पे लोग होते हैं, मे बी पेडेस्ट्रियन एंड थिंग्स। इट विल यूज जीपीएस, रडार, कैमरास, लिडार एटसेट्रा। ठीक है। ऑटोनोमस है कनेक्टेड व्हीकल्स के साथ। तो इससे क्या रहेगा, बहुत सारी चीजें, जैसे व्हीकल टू व्हीकल है, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन है, व्हीकल टू डिवाइसेज है, व्हीकल टू नेटवर्क है, वो कनेक्ट होगा। तो इससे लोकेशन, डायरेक्शन, ट्रैफिक कंडीशन, रोड हैजर्ड्स वगैरह की इंफॉर्मेशन है रियल टाइम पता चलेगी। जैसे हम जीपीएस में देखते हैं ना कि पता चल जाता है कि रोड कंजेक्शन है, वैसे तो इससे और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा चीजें। ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो कोलिजन वार्निंग है। ठीक है। इमरजेंसी व्हीकल प्रायोरिटी अगर है, कोई चल रहा है तो पता चल जाएगा। ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल प्रायोरिटीज वगैरह वो पता चल जाएगा। ठीक है। ये लिडार यूज करता है। ठीक है। देन वाईफाई 7 क्या है, इसका जो नाम है दैट इज IEEE 802.11b नाम है। टीपी लिंक ने लॉन्च किया है। अब वाईफाई 7 क्या है, लेटेस्ट वाईफाई स्टैंडर्ड डिजाइन है, एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर वाईफाई 7, दिस इज नॉट जनरेशन। ठीक है। जैसे 4G 5G 6G वैसे नहीं है, ये जो वाईफाई का जो आपका राउटर होता है काइंड ऑफ, ठीक है, वो है ये। ठीक है। तो मल्टीपल है, इससे हमें मतलब नहीं है कितना गीगाहर्ट्ज है, कितना मेगाहर्ट्ज है। ठीक है। मेन चीज क्या है कि ये मल्टीपल लिंक ऑपरेशन है, मल्टी रिसोर्स यूनिट्स है। तो इसमें क्या है कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ 16x16 मल्टीपल यूजर इनपुट एंड आउटपुट है ना, 16 इनपुट 16 आउटपुट एक साथ यूज हो सकती है, तो फास्ट भी होगी और मल्टीपल डिवाइस भी कनेक्टेड होंगी। ठीक है। तो ये जो है इंडिया का जो 6G गीगाहर्ट्ज लाइसेंस एग्जम्प्ट स्पेक्ट्रम है, उसको भी सपोर्ट करेगा। तो वायरलेस कम्युनिकेशन विल बी वेरी फास्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट में हम थर्ड पार्ट लेके आएंगे, प्रीलिम्स कवर हो जाएगा, उसके बाद मेंस वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जिस पे हम ये डाल देंगे।